हेलो स्टूडेंट, टुडे वी लर्न अबाउट द मोमेंट ऑफ फोर्स। आज मोमेंट ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मोमेंट ऑफ फोर्स, जनरली जब मोमेंट वर्ड यूज़ किया जाता है तो दैट यू शुड मल्टीप्लाइड विद द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, मोमेंट मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई विद परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस केस में हम आ जाते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। तो जो मेरी डेफिनेशन है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी मूवमेंट होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसको मैं आपको बताता हूँ कैसे। सपोज मैंने मान ली यहाँ पर ये कोई पॉइंट है और यहाँ पर मैंने कोई ये रॉड ले ली, यहाँ पर मैंने फोर्स लगाई F। तो ये फोर्स F के कारण, तो ये फोर्स जो मैंने ले ली, मैंने कलर जान के चेंज कर दी है, तो ये फोर्स F है। इस पॉइंट में इसने रोटेट होना है। तो जब देखो आप सोचो, जब ये यहाँ पर ऐसे इसको फोर्स लगाएगा यहाँ पर, और ये यहाँ पर हिंग्ड है, तो ये पूरी की पूरी आर्म जैसे ये फोर्स लगाएगी तो ये पूरी की पूरी आर्म यहाँ आ जाएगी, यानी ये यूँ कुछ घुमाएगी फोर्स इसको। तो ये जो हमारा डिस्टेंस है, दिस वन इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस पॉइंट पर अगर मैंने O पे मूवमेंट निकालना है तो मूवमेंट इज इक्वल टू फोर्स इज F एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज D। ठीक है सर, तो ये हमारा आंसर है। तो इसके कारण ये आर्म थोड़ी देर बाद ये कुछ यूँ रोटेट हो जाएगी, और यानी ये जो येलो कलर की आर्म है ये यहाँ पर आ जाएगी, क्योंकि ये फोर्स इसको इस तरफ घुमाएगी। तो ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है, ठीक है, तो क्लॉकवाइज घुमा रही है इसको। तो अभी हम बात करें कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस सर हमेशा ही ऐसे गिवन होगा, तो ये जरूरी नहीं है। तो वो कंपोनेंट फॉर्म में भी लिखा हो सकता है, तो वो भी हम नहीं लिखेंगे उसको। पहले आपने ये फॉर्मूला याद करना, मूवमेंट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चलो सर, ये याद है। आगे देखते हैं। Now the best topic that is asked in this movement chapter, that is principle of movement। तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या होता है, इसको पहले अच्छी तरीके से देखते हैं। पहले मैंने मान लिया जैसे ये आपका स्टेयरिंग है, अगर आप हाथ से इसको यहाँ पुश कर रहे हो ऊपर की तरफ, और हाथ से इसको इस तरफ भी ऊपर ही पुश कर रहे हो, तो ये घूमेगा ही नहीं। ना ये इस तरफ घूमेगा, ना ये इस तरफ घूमेगा, क्योंकि ये वाली फोर्स इसको यूं घुमाना चाहती है और ये वाली फोर्स इसको यूं घुमाना चाहती है। दोनों की डायरेक्शन रोटेशन की अपोजिट है, नहीं घूमेगी नहीं। तो ये कब नहीं घूमेगी, वही प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट बताता। द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट स्टेट्स दैट व्हेन अ नंबर ऑफ कोप्लेनर, ये सारी फोर्सेस मैंने कोप्लेनर मान ली हैं, यानी ये कोप्लेनर मतलब आपके स्क्रीन पर ही हैं, स्क्रीन से बाहर नहीं आ रही कोई फोर्स। तो एक्ट्स एट अ पॉइंट, तो सपोज इस पॉइंट O पे लग रही है ये सारी फोर्स, जैसे ये आर्म ले ली, ये आर्म ले ली, अबाउट दैट पॉइंट इज इक्वल टू द, तो क्या होगा, टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्लॉकवाइज मूवमेंट देखो, अब इसमें देखते हैं हम कलर रेड चूज कर लेते हैं क्लॉकवाइज के लिए। ये वाली फोर्स F1 D1 डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसे, इसको यूं रोटेट करेगी, यानी ये क्लॉक यानी घड़ी की जैसे नहीं घूम रही, उल्टी तरीके से घूम रही है, यानी एंटी क्लॉक है ये। सिमिलरली ये वाली जो चीज़ है यूं करके यूं, ये भी इसको उल्टी तरफ घुमा रही है, यानी ये भी एंटी क्लॉक है। और देखें ये F3 और ये भी इसको एंटी क्लॉक घुमा रही है, यानी F2 ये जो है इसको ये क्लॉकवाइज घुमा रही है, यानी ये सिर्फ एक फोर्स है जो हमारी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। तो मैं क्लॉकवाइज मूवमेंट बोलूँगा, तो जो मेरा क्लॉकवाइज मूवमेंट है वो मेरा हो जाएगा CM, मैं लिख देता हूँ इसको। क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज F2 इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज D2। ठीक है, तो ये आपको समझ में आएगा। ये D2 डिस्टेंस और ये F2 है, ये इसको यूं रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज बोलो सर, एंटी क्लॉकवाइज तो सारे ही हैं, तीनों की तीनों फोर्स एंटी क्लॉकवाइज घुमा रही हैं, तो मैं एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट साइड में लिख लेता हूँ। तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आ गया, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू कितना हो गया बोलो, ये F3 और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है D3, यानी F3 इंटू D3। सिमिलरली बाकी दो की भी F4 इंटू D4 प्लस F2 इंटू D2। तो ये सारे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही हैं, D1 D2 D3 D4। तो अगर इन दोनों ने रोटेट नहीं होना है इस सिस्टम ने, तो ये वाला जो मूवमेंट है क्लॉकवाइज मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के बराबर हो, यानी मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूंगा। यानी मेरा जो फाइनल आंसर होगा वो ऐसे होगा, मैं लिखूंगा F2 D2 इज इक्वल टू, F2 D2 किसके बराबर हो गया, नहीं F2 D2 प्लस डालना हमने, क्योंकि हमने यहाँ पर हमने गलती की है, यहाँ पर आना था देखो, ये F3 इंटू D3, F4 इंटू D4, F1 इंटू D1, तो यहाँ पर आना था F1 इंटू D1। ठीक है सर, अब हमें क्लियर हो गया। एक बार दोबारा से देख लीजिए इस सारे को। ये F2 इंटू
जो हमारा D2 था वो हमें F2 इंटू D2 क्लॉक वाइज घुमा रहा था, F3 इंटू D3 एंटी क्लॉक, F4 इंटू D4 भी एंटी क्लॉक, F1 इंटू D1 भी एंटी क्लॉक, यानी ये 3 एंटी क्लॉक थे और ये क्लॉक था। ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो हमारी रोटेशन ही होगी, यानी मैं ये लिख सकता हूँ भाई F2 इंटू D2, यानी इस सब को मैं इसके साथ जस्ट दिस वन। तो आपने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, आपने लिखना अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट F2 D2 इज इक्वल टू F1 D1 प्लस F3 D3 प्लस F4 D4। ठीक है, जस्ट मैंने क्लॉक वाइज इक्वल टू एंटी क्लॉक कर दिया, तो मुझे लगता है ये क्लियर है, F4 D4 भी आ गया। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट के हिसाब से अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं तो इसको बेल क्रैंक लीवर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बेल क्रैंक लीवर। तो ब्लैंक क्रैंक लीवर को मैंने ये फोर्सेस दी हैं, तो मैंने ये माना है कि आपने P निकालनी है फॉर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब ये रोटेट ना हो। रोटेट तब नहीं होगा जब इस पॉइंट O पर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट किसके बराबर होगा? क्लॉकवाइज मूवमेंट के बराबर होगा। तो मूवमेंट क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो सबसे पहले देखें, ये वाली फोर्स इस पॉइंट पे इसको इस तरफ घुमाएगी, यूं करके, यूं इसको यहाँ से खींचोगे तो यूं घूमेगी। तो ये कौन सा? ये एंटी क्लॉक है, तो इसके आगे A डाल लेते हैं अपन। ये एंटी क्लॉक है और ये भी एंटी क्लॉक है। ये भी इसको ऐसे रोटेट करेगा। देखो, अगर मैं बोलूँ ये फोर्स, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये इसको यूं रोटेट करेगा। अब ये फोर्स है और पॉइंट O से हमने परपेंडिकुलर निकालना है। देखो ये फोर्स, अगर मैं इसकी बात करूँ, और ये वाला डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर है ना दोनों, तो 4 इंटू ये जो डिस्टेंस है 4 ही हो गया। यहाँ से लेके, अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करें, 4 इंटू 4, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये एंटी क्लॉक है, तो मैं इधर एंटी क्लॉक डाल देता हूँ। प्लस ये फोर्स कितनी है? 8, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 2, तो ये भी इसको एंटी क्लॉक घुमा रहा है। यानी टोटल जो एंटी क्लॉक वाइज मूवमेंट आया वो हमारा आ गया 4 4 जा 16, 8 2 जा 16, यानी 32। तो टोटल एंटी क्लॉक वाइज मूवमेंट आ गया हमारा 32। ये क्लॉक वाइज मूवमेंट के बराबर होना चाहिए। तो क्लॉक वाइज में देखिए, इसमें ना ये P के साथ ये पॉइंट O से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, ना कि 2। दोबारा से देखिए, इस P के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये नहीं है। अगर P यूं ना होकर इस तरफ होती, यानी यहाँ पर ऐसे करके ऐसे, तो इस P के लिए 2 ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता। मैं बताता हूँ, देखो दोबारा से, अगर मैं फोर्स P यूं दे देता, यानी बिल्कुल ऐसे, तो मैं कहता इस फोर्स के लिए ये 2 मीटर परपेंडिकुलर डिस्टेंस था। लेकिन इस फोर्स P के लिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है 2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा O से, तो ये 2 है। तो अगर आपको थोड़ी सी मैथ्स आती है, ये 2 है और ये 30 है, तो ये कितना आएगा? 2 cos 30, जिसके साथ एंगल आता है cos आ जाता है 2 cos 30, तो यानी ये 2 cos 30 इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यानी मैं लिखूंगा क्लॉकवाइज मूवमेंट कितनी होगी? P इंटू 2 फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 2 cos 30। अगर इस चीज़ ने रोटेट नहीं होनी, यानी मैं कह सकता हूँ 32 इज इक्वल टू 2P cos 30। तो 2 16 से कैंसिल हो गया, ये cos 30 होता है √3/2, तो √3/2 यानी 32, जो हमारा फाइनल आंसर आएगा 32/√3 आ जाएगा। दिस इज आवर आंसर। तो इसको आप √3 की वैल्यू पुट करके आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो ये एक जस्ट सिंपल सा क्वेश्चन था फॉर इक्विलिब्रियम के लिए, कैसे आपने किसी चीज़ को इक्विलिब्रियम में लेकर आना, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट मुझे लगता है आपको क्लियर है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।